नमस्कार, स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 16 जिसका शीर्षक है खेमा, जो लिया गया है आपको कहाँ से। हाँ, आपका शीर्षक है खेमा जो लिया गया है पापूविस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? वेरी गुड, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। गरीब बच्चा, उससे भी जो जिसकी स्थिति खराब होती है, दयनीय होती है, उसका चर्चा किया गया है कि किस तरह से जो लोग गरीब होते हैं तो गरीबी में कितने मजबूर हो जाते हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक वैसी ही कहानी है कि माता पिता इतने गरीब होते हैं कि गरीबी के कारण अपने बच्चे को उन्हें दूसरे के पास बेचना पड़ता है, यानी खेमा को बेचना पड़ता है, और उसको बेच के फिर उस पैसे से उसका घर चलता है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, थोड़ा सा भावुक हो जाएंगे। चलिए, खेमा क्या शीर्षक है आपका? खेमा कहता है गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थाई होटल। अस्थाई का मतलब समझे? जिसका कोई स्थान नहीं, आज यहाँ तो कल वहां। कहता है अस्थाई होटल, टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्ठी। भट्ठी समझते हैं क्या? चूल्हा। कहता है कि भट्ठी के साथ लगा लाल पंखा। कैसा पंखा? लाल। कहता है पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्यूमिनियम, ठीक है, का भगोना, जिसको अपना लोग कहते हैं अल्मुनियम अपने भाषा में, है ना। अपना लोग कहते हैं कि अल्मुनियम का भगोना, यानी भगोना मतलब हो गया आपको क्या, टोपिया, जिसको कहते हैं टोपिया बर्तन। तो कहता है कि एल्युमिनियम का भगोना और चाय शक्कर के डब्बे, एक छींका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। अब छींका का क्या मतलब? दुकान पे देखते होंगे जो चाय लेके ऐसे पकड़ा हुआ रहता है, उसमें ऐसे करके गिलास खांचा जैसा बना हुआ रहता है, तो वो हो गया छींका, जिसमें 8-10 गिलास, शीशा का गिलास रखा हुआ होता है। तो कहता है कि 8-10 गिलास। चलिए रिपीट करिए। गली के नुक्कड़ पर जो होटल था कैसा था? अस्थाई। कैसा टेबल? टूटा सा। वहां पे जो है टेबल के साथ और क्या थे? भट्ठी। और पंखा किस कलर का? लाल रंग का। और कहता है कि उस दुकान पे, यानी वो जो अस्थाई होटल था, उस पे कहता है कि एक टेबल पर 8 से 10 लीटर क्या दूध से भरा हुआ कौन चीज? एल्यूमिनियम का भगोना और चाय शक्कर के डब्बे, एक छीका जिसमें 8-10 गिलास। क्लियर हो गया? देखिए, चैप्टर क्लियर होता जाएगा तो ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझा कीजिए। कहता है इस मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा, यानी इस मुक्ताकाशी, उस मुक्ताकाशी, नाम देख लो, मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? कसारा। अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। कई बार होता है ना कि काम का बोझ बढ़ जाता है तो लोग हल्का करने के लिए किसी बच्चे को ले आते हैं कि मेरे साथ हाथ बटाएगा। तो पास के एक बालक को जो है ले आया। कहता है कि कुछ तुतलाते बोलते, यानी वो बच्चा कुछ तुतलाते हुए, मतलब छोटा सा बच्चा है तो तुतला के ही बोलेगा ना, तुतली भाषा में। तो कहता है कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। बालक का नाम था खेमा। कहता है यह लगभग 8 से 9 वर्ष का। क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है कि खेमा की उम्र क्या थी? तो 8 से 9 वर्ष का बच्चा था। उसका रंग गेहुआ था, कद लगभग 3.5 फुट, यानी खेमा का कद कितना था? 3.5 फुट। कहता है खाकी निक्कर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था और दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं। बच्चा सिर्फ 8 से 9 वर्ष का है तो क्या दूध का दांत टूट जाएगा? टूटेगा? यानी दूध का दांत अभी तक टूटा नहीं था। कहता है और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। पायदान मतलब बताइए बच्चों, पायदान का मतलब क्या? सीढ़ी, पहली सीढ़ी पर। कहता है सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। यानी कसारा चाय बनाता था तो खेमा ग्राहकों को क्या करता था? चाय दे आता था। कहता है फिर अपनी नन्ही अंगुलियों के बीच
4-5 गिलासों को, छोटा छोटा बच्चा था तो उंगली भी छोटी छोटी होगी, नन्ही नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। ठीक है, उसका यही काम था, चाय पहुंचाना, गिलासों को धोना। ठीक है, कहता है कि ले जाता, खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता। कहता है कि खेमा गिलासों में पानी डालकर ऐसे उलट देता, पानी लेके ऐसे उलट देता, मतलब बच्चा था जिसको जैसे काम करना आएगा उसी तरह करेगा, उलट देता था। और धुले गिलासों को टेबल पर जो है छींके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा कर देता, छींके में जाके ऐसे पैर उठा के, हाँ, और जाके ऐसे खड़ा कर देता। कहता है कि यह क्रम उसकी नियति बन गई थी। नियति मतलब क्या, नित्य दिन का उसका ये काम बन गया था, उसका भाग बन गया था, नित्य दिन का वही था उसका किस्मत, वही उसकी नियति थी। एरे खेमा ये डायरी ले जा और लिखवा ला 3 साइकिल वाले के। ठीक है, खेमा को कसारा बोल रहे हैं कि जा लिखवा ला, क्या लिखवा ला, हिसाब। कहते हैं कि 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। आदेशात्मक स्वर मतलब क्या, आदेश देते हुए कहा, हाँ काका अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता आया। कितने मिनट बाद, 8-10 मिनट बाद घूमता घामता आया। डायरी लेकर आया, वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिलना है, मतलब फिर काम में लगना है, यानी दुकान पे जाएंगे, हमको शांति है नहीं, फिर से उसी काम में क्या करना है, लगना है। कहता है इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा, यानी कसारा कह रहा है कि इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा। कसारा ने खेमा को झिड़कते हुए पूछा, यानी थोड़ा सा क्रोध में। हाँ, वो खेमा कहता है कि वो मासाब की दुकान पर नहीं थे, मासाब दुकान पर नहीं थे, यानी मास्टर साहब दुकान पर नहीं थे। खेमा सफेद झूठ बोल गया, एकदम सफेद झूठ। सफेद झूठ मतलब क्या, साफ साफ झूठ बोल गया। कहता है कि कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए, तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। छोटा सा बच्चा था, गर्मी का महीना था, तो दौड़ता होगा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से, तो गर्मी तो लगती होगी ना, पैर तो जलते होंगे ना। जून जुलाई में सड़कों पे खाली पैर चल सकते हो, पैर जलने लगती है। तो बच्चा है, उसमें भी बच्चा का चमड़ा एकदम कोमल होता है, कोमल होता है, वो जल्दी कुछ सहन नहीं कर पाता। तो बोला क्या, काका पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका, मतलब किसे कहा, कसारा से। अभी रख दूंगा, वो जो बोला, खेमा जो बोला कि चप्पल ला दो ना काका, तो कसारा कहता है कि अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर। देख लो, आदमी में होता क्या है ना कि अपना बच्चा रहे तभी तो दया ममता रहे। लोगों को क्या हो जाता है, नौकर है, इसका तो पैसा दिए हैं, पैसा देते हैं, तो इतना दया भावना क्या दिखाना, अपने बच्चे पे ही तरस आता है लोगों को। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर। किसने कहा, कसारा ने। बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। देखो, छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा आदमी, समझदार आदमी की समझदारी देखो। कहता है कि बड़ा आया, कौन सा कितना में चप्पल देता, लाख रुपया में, 1000 में तो नहीं देता। उतना काम कर रहा है, उतना दौड़ा रहा है, एक चप्पल ला के देने से कोनो कंगाल तो नहीं हो जाता। बट यहाँ पे माइंडलिटी क्या हो जाती है, माइंड में क्या हो जाता है, नौकर ही तो है, उसको ज्यादा सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए, जैसे काम कर रहा है वैसे करेगा। तो ये भाव आ जाते हैं। कहता है खेमा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता। कोल्हू की बैल यानी चैन नहीं, बस घूमते रहो राउंड राउंड। तो वो भी बस दुकान से ग्राहकों के पास, ग्राहक से फिर दुकान यानी होटल पे, बस घूमता था। कहता है जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता, क्योंकि पैर क्या हो जाता था, गर्म। क्या हो जाता था, गर्म, तो पैर पे पानी डालता। फिर कहता है कि शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। क्षणिक तसल्ली का तात्पर्य थोड़ा सा आराम जो है इसको मिलता था। कहता है काम निपटा कर, ठीक है, वो काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठा। 2 रोटी प्याज और चटनी। क्या था, 2 रोटी प्याज और चटनी। ठीक है, कसारा जो है रोटी खाने बैठा
उसके बाद कहता है कि खाना खाने लगा, खेमा भी इसी टोह में था, यानी इसी आशा में था कि मुझे भी मिल जाए, है ना। कहानी सुन के गुस्सा आता है। सोचो तो रियल में भी ऐसा होता है, रियल में भी कई सारे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं। ये तो कहानी सुन रहे हैं तो क्रोध आ रहा है। रियल में, रियल जीवन पे ही ना राइटर लिखते हैं, लेखक लिखते हैं कि सच में ऐसा होता है। जो गरीब के बच्चे हैं, गरीबी के कारण उसको जो है ये सब काम करना पड़ता है और ये सब दिन देखना पड़ता है। तो बड़ा ही दुखी, मतलब एक तरह से समझ जाओ कि बड़ा ही खराब जो है विकट परिस्थिति है। देशों में ये नहीं होना चाहिए। हमारे जो देश हैं यहाँ पे कई सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं, कई सारे जगह हैं जहाँ पे भूखे सिर्फ पानी पी के सोना पड़ता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं। 10 वो जो बच्चा है ना वो टोह में था कि अब खाना मिल जाए। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। देख लो, वो तो कसारा अपना खा रहा है, ठीक है। इधर बच्चा को जो है एकदम भूख लगा है। 8-10 आदमी फिर से आ गया। अब जब ग्राहक आएगा तो ग्राहकों को देखेंगे कि खाएंगे, पहले तो ग्राहक को देखना पड़ेगा। कहता है कसारा हाथ धोकर, यानी वो क्या किया, बीच से हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। चेहरा उतर गया बेचारे का कि अब फिर उसमें हमको लगना है, यानी अभी खाना नहीं मिलेगा। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी, सिगरेट, ठीक है। कहता है कि बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते। मैम आप चाय का नाम ले रहे हैं? हाँ मनीषा चाय पिएगी? रोटी प्याज का नाम ले रही है। भूख लग गया, यानी उधर रोटी प्याज सुनी तो भूख लग गया, यहाँ चाय सुन ली तो मतलब चाय पीने का मन कर गया। चलो जाओ मेरे किचन में, फटाफट चाय बनाओ और लेके आओ। ठीक, वैसे हम तो पीते नहीं है, पी लेंगे तुम्हारे साथ। चलो, कहता है कि रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते। ग्राहक भी वही समझता था ये नौकरी तो है, काम एक बार में किया तो ठीक है, कनियो थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो बस गाली देना शुरू। कई लोगों के होते हैं ना जुबान पे गाली से ही जो है कुछ निकलता है, पर गाली का ही इस्तेमाल करेंगे बोलने से पहले, ये आदत भी बुरी है। तो यहाँ पे कहता है कि भद्दी गालियां देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता। डरा भी है, सहमा भी है और चेहरे पे मुस्कान भी है। समझदारी देखो छोटे से बच्चे की। गरीबी आदमी को क्या क्या दिन दिखा देता है। एक आप ईदगाह पढ़े थे, उसमें भी वही बात थी कि गरीबी क्या क्या कितना समझदार बना देता है लोगों को। गरीबी जीवन वयस्क की तरह सोचने पे मजबूर कर देता है तो बच्चा, लेकिन बड़ों की तरह सोचने लगता है। जिस उम्र में उसको पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, ऐसो आराम करना है, उस उम्र में वो बड़ों की तरह सारा कुछ त्याग के बड़ों की तरह सोचने पे विवश हो जाता है। ये होती है गरीबी। जिसने गुजारा है, जो गुजरा है इस पल से, इस रास्ते से, उसको पता होगा। हमें और आपको क्या पता, जो इस दौर से गुजर रहे हैं उसे पता होगा, है ना। लेकिन पता नहीं है तो कम से कम महसूस तो कर सकते हैं ना कि कितना तकलीफ हो सकता है। सहायता तो कर सकते हैं ना। लोग इतना धन दिखावा करते हैं धनों का, हाँ ये चंदा वो चंदा, ये पूजा वो पूजा। कबीरदास जी बहुत अच्छे कवि थे, जो बोलो अच्छा ही उन्होंने लिखा है लोगों पे कि दिखावटी में ज्यादा जीते हैं लोग, लेकिन भला काम बहुत कम लोग करते हैं। कि आप धन का दिखावा इधर उधर व्यर्थ में कर रहे हैं, उससे अच्छा ऐसे ऐसे गरीब बच्चों को थोड़ा सा दान करिए, खिलाइए पिलाइए, पढ़ाइए, थोड़ा सा पढ़ाई का खर्च दीजिए। ये हुआ सच्ची सेवा और सच्ची भक्ति। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि बच्चा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ। डरा भी है, सहमा सा भी है कि कब कौन गाली दे दे, क्या कह दे, है ना। मुस्कुरा भी रहा है, चेहरा पे मुस्कान भी है कि किसी भी ग्राहक को दुखी भी नहीं करना है। मुस्कुरा के सबका काम कर रहा है, मुंह लटका के नहीं। कहता है कि मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नजर जरूर डाल लेता। कनखियों से मतलब नीची आंखों से एक बार जरूर यहाँ से वहां देख लेता कि कौन कौन आए हैं। प्रतिदिन ग्राहक आएगा तो समझ में आ जाता है ना, पहचान भी हो जाती है कि कौन कौन है, कौन नहीं है, कौन किस तरह का ग्राहक है, तो वो देख लेता था एक बार, ठीक है। कहता है कि क्योंकि
उससे जान पहचान हो गई थी। ग्राहकों से इस बच्चे की, खेमा की क्या हो गई थी? जान पहचान भी हो गई थी। कहता है कि ए रे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा, यानी खुद तो खा लिया पेटू। हाँ, अब फिर इसको कहता है कि ए रे खेमा, यानी उसको इशारा करता है कि जहां पे रोटी रखी होती है, इशारा करता है कि जा तू भी रोटी खा ले। ठीक है, कहता है कि बरामदे में दोपहर की झपकी जो है लेने लगा थोड़ा सारा। कहता है खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। बच्चे हैं, भाग दौड़, तो नींद उसको भी आने लगी। कहता है कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता है? मालिक सोया है, ये भी सो जाए, दुकान पे कोई ग्राहक आ जाए तब क्या होगा? तो मार तो खेमा को ही पड़ने वाली थी। तो वो मन में सोच रहा है कि मालिक सोए हैं, हम भी सो जाएंगे तो फिर तो उल्टे मुझे ही मार पड़ेगी। तो वो नहीं सो सकता, वो नहीं, नींद तो लग रही है लेकिन सोया नहीं। कहता है कि गर्म हवा सहता थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले लेता, बैठे झपकियां ले रहा है। कहता है कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता, होता है ना ऐसे, कभी ऐसे पड़े हैं, ऐसे हो गया, बगल में कहीं दीवार है तो खट से एकदम चोट लग जाता है। तो कहता है कि पास की दीवार से टकरा जाता, वह मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता है, लार कसारा की तरफ देखता है कि कहीं हमको देख तो नहीं लिया कि हम सो रहे हैं, नहीं तो मार पड़ेगी। कितना डर था बच्चे में, बताओ। कहता है कि देख तो नहीं रहा है। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी, यानी होटल के बगल में ही क्लिनिक था, तो इस कारण से चाय अधिक जो है मतलब बिकती थी। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते, न जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को बीधेंगे, उन्हीं के बीच जाता था पहुंचाने। कहता है खेमा इन सब से बेखबर, कोई परवाह नहीं, बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे, यानी उस मुक्ताकाशी होटल यानी कसारा के पास आए कितने महीने? 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटलों में सिमट आई थी, यानी सारी दुनिया। शुरू में ही लेखक साहब ने दे दिया कि ये इसकी नियति बन गई थी, तो नियति से तात्पर्य सारी दुनिया वहीं पे उसकी कट रही थी। ठीक है, अब कहता है कि ए रे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज लगाई, आ रहा हूं। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़कर आया। कहाँ मर गया था ये बर्तन, क्या तेरा बाप धोएगा? भाषा भी देख लो, व्यवहार तो खराब था ही, भाषा भी खराब था। एक तो बेचारा वो ग्राहकों से गाली सुनता था, अब कहता है कि क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली, कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। फिर कहता है एरे खेमा पहले यहाँ आके चार चाय जनरल स्टोर पर दे आ। कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा, यानी क्रोधित होते हुए। ठीक है, जा रहा हूं, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। शाम भी हो गया है ना, अब बर्तन की सफाई भी नहीं हो पाई, दौड़ धूप में समय कैसे बीत गया। अब इस कारण वो क्या किया, खेमा को पीट दिया। किसने? कसारा ने। कसाई था क्या? कहता है खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था। इतना जबरदस्त कहानी है, लग रहा है एक एक घटना सामने घटित हो रही है ना। तो कहता है कि बच्चों में जो है ना उत्तेजना, उस बच्चों में नहीं मतलब खेमा में उत्तेजना भर देता था। ठीक है, कहता है खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है, परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता है। कई बार होते हैं ना जी, घर में आप बच्चे को डांट दीजिए तो डर के मारे दुबक जाता है, लेकिन यहाँ पे वो स्थिति नहीं थी, वो दुबकता नहीं था, वो उसके देह में जैसे बिजली दौड़ जाती थी, फटाफट फटाफट अपने काम में
लग जाता था। अब आगे कहता है कि रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने कामों में लग गया। उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा, प्रतिदिन का काम था। कहता है कि 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। मैं, आखिर ये आदमी है कौन जो वर्णन कर रहे हैं? लेखक महोदय वो बता रहा है कि मैं 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। इस तरह शोषण, ना जाने कितने खेमा जैसे इस देश में है जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं, ना जाने क्यों। है कि भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए, भरण पोषण में जो है ना हमें करना ना पड़े, है ना, उससे मुक्त होने के लिए बच्चे को जो है बेच दिया। अब कहता है कि अपने 4 बेटों को इसी तरह बेच दिया था। सिर्फ खेमा को नहीं, 4 बेटों को इससे पहले भी बेच दिया था। ठीक है, कहता है कि खेमा भाइयों में सबसे छोटा था, सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूं। अब लेखक के मन में आया कि क्यों न खेमा को मैं अपने पास रख लूं और स्कूलों में दाखिला दिला दूं, यानी नाम लिखवा दूं। कसारा चायपत्ती शक्कर लेने बाजार गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। लेखक से रहा नहीं गया तो कसारा था भी नहीं, तो उसको अपने पास बुलाया और उनसे कुछ कुछ पूछे। उन्होंने पूछा, कहता है क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा कि काम कर रहा है तो रुपये भी तो मिलते होंगे ना बच्चे को। तो कहता है कितने रुपए देते हैं? मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं। खेमा ने हथेलियां घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा कि मैं नहीं जानता। ठीक, तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। कहता है कि मेरी तो पढ़ने की इच्छा है पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने आके क्या किया, बैठ गया। यानी बच्चा को पढ़ने का मन था लेकिन बापू पढ़ने देंगे तब ना। बापू तो जिम्मेदार बापू थे नहीं, है ना, गैर जिम्मेदार थे। उसको तो बस पैसा चाहिए था और पैसा तो पैसा, उसको जिम्मेदारी से भी मुक्त होना था, है ना, कि हमको भरण पोषण क्यों करें, हम इतना टेंशन हम लोग ले क्यों, है ना। तो कहता है कि तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रहा। निरुत्तर से तात्पर्य यानी बच्चा खुश नहीं था। मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से कहा। किसने कहा? लेखक ने। क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। अब वो छोटा सा बच्चा कहता है क्या काम करना पड़ेगा। उसको लगा कि इसके पास भी जाएंगे तो हमें तो काम ही करना है। मन में बैठ गया था कि काम ही करना है, तो इसलिए कहता है वो नन्ही सी जान, छोटा सा बच्चा, कि क्या काम करना पड़ेगा। अब लेखक निरुत्तर हो गए, जवाब नहीं दे पाए कि बोले तो बोले क्या। कि बच्चे के माइंड में यही फिट था कि जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, काम ही करना पड़ेगा। कहता है कि उसके चेहरे से स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। किसने? लेखक ने। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया, ठीक, और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था, थका सा शरीर, उदास चेहरा। हाँ, मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा कि कौन आ गया मेरे दरवाजे पे, है ना। भय मिश्रित मतलब डर हो गया कि ये कौन है, मेरे दरवाजे पर क्यों आया है, और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। फिर जो है कहता है कि आप, खेमा के पिता ने पूछा कि आप मतलब आप कौन? मैं अध्यापक हूँ, यानी लेखक कौन थे? कहते मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ। मैंने कहा वो एक होटल पर है साहब। खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, लंबी सांस लेते हुए कहा। वो भी क्या करे, गरीबी आदमी को मजबूर कर देती है ना। कहता है कि ऐसा नहीं है कि दुख उन्हें भी होता होगा, बुरा लगता होगा, लेकिन करे तो करे क्या, काम भी कहीं मिले तब ना। तो नहीं मिलता है तो हार के आदमी को जिधर से 2 रुपया आ जाए वही काम करता है। कहता है कि मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ कि खेमा को पढ़ाऊं, उसे अच्छा इंसान बनाऊं, इसलिए खेमा को लेने आया हूँ। मैंने सहजता से कहा।
खेमा के पिता की आंखें भर आई, निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चों के प्रति अनुराग उमड़ आया। उनके आंखों में आंसू आ गए कि ये काम हमें करना था और ये काम कोई और कर रहा है। तो आंखों में आंसू यानी भावुक हो गए, है ना। बच्चों के प्रति जो है अनुराग, प्रेम, स्नेह दिल में उतर आया। कहता है ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। खेमा का पिता बोला कि ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन फिर कसारा को पैसा भी देना होगा, क्योंकि हमने जो पैसे लिए वो तो वापस लौटाने होंगे, है ना। मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। मतलब अध्यापक महोदय ने एकदम सहजता से कहा कि आप टेंशन मत लो, है ना, आप टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा व्यवस्था। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधे घंटे बाद खेमा मेरे पास था। मेरे पास मतलब किसके पास? लेखक के पास। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई, जैसे लगा कि कोई पिंजरे से कोई पक्षी क्या हो गया, आजाद। चाल बदल गई जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ हो। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने खाना खाया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, हृदय से प्रसन्नता होगी। ठीक है, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा? खैर, लेखक सोच रहा है हमने तो इस पे कृपा कर दिया, पर ऐसे तो कई सारे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उसके साथ क्या होता होगा, है ना। उसका भी तो कोई हो भलाई करने वाला। रात को मैं सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा अपने आप। वो जानता था जैसे कसारा का पैर दबाता था, वो आके पैर दबाने लगा। ठीक है, मैं उठ बैठा, मतलब अध्यापक महोदय जी उठ बैठे और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है। तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे, कितने घंटे? 2 घंटे। अरे बाप रे बाप, 2 घंटे। ये सिर्फ कितना वर्ष का बच्चा था जी? बताओ, इतना छोटा बच्चा 2 घंटा। लोग तो थोड़ा देर पैर दबाए तो गुस्सा चढ़ने लगता है ना। थोड़ा सा बोलो बच्चा को दबाने तो बस थोड़ा देर दबा देगा, नहीं अब हमसे नहीं होगा, भाग जाता है। ये 2 घंटा डर के मारे कि नहीं दबाएंगे तो मुझे फिर पिटाई लगेगी, है ना। कहते 2 घंटे कसारा के पांव दबाता, मेरी आंखें भर आई। जब लेखक महोदय सुनते हैं अध्यापक जी कि 2 घंटे लगातार कंटिन्यू उसका पैर दबाता था ये छोटा सा बच्चा, तो लेखक की आंखें भर आई कि मतलब कितना जो है इसके साथ अन्याय हो रहा था। 2 घंटे आंखें भर आई। किसकी आंखें भर आई? लेखक की आंखें भर आई कि कितना तकलीफ में ये छोटा सा बच्चा था। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा कि जाओ तुम बेटा सो जाओ, मुझे पैर नहीं दबाना, जाके सो जाओ। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा, आया सेठ जी। सपना देख रहा था नींद में। आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज अर्ध निद्रावस्था में, यानी आधा नींद, हाँ अर्ध निद्रावस्था में खेमा को सुनाई दी। एरे खेमा, यानी उसको लगा क्या कि हमें पुकार रहा है मेरा मालिक, हाँ मुझे पुकार रहा है कि एरे खेमा। तो वो कहता है आया मालिक। लेखक समझ गए, अध्यापक महोदय समझ गए कि बच्चा जो है सपना देख रहा है, स्वप्न देख रहा है। बताइए कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। क्या सीखे आप लोग? अच्छी लगी, मुझे भी पता है। क्या सीखे इससे? काम नहीं करेगी छे? अच्छा, काम नहीं करेगी छे। आप लोग क्या सीखे बताइए, कोई सटीक सा जवाब दीजिए। मन में जो आए, जिसके मन में जो आए जी। गरीबी आदमी को हर तरह से बेबस और लाचार कर देती है। और ये भी हम सीखे कि आप लोग तो बच्चे हैं, बड़ों को समझने की जरूरत है कि कभी भी स्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, अपने बच्चों के साथ ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुद ही जब खुद पिता है तो हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए, बच्चों को नहीं। बच्चे ये बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। अब तो नियम बन गया है, कानून है। अब तो क्या संविधान में कानून है कि बाल मजदूरी करा रहा है तो चले जाओ,
रिपोर्ट दर्ज करो, जाइए आप जेल की हवा खाते रहिए, है ना। तो बच्चे से इस तरह की काम, बाल मजदूरी नहीं, ये अन्याय है, जुल्म है। तो इसके खिलाफ जो है लेखक दिखाने की कोशिश, आईना दिखाया है कि ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो अब पढ़े लिखे वर्ग के जो लोग हैं, अभी भी हो रहा है, तो कम से कम इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बहुत पैसे हैं तो इधर उधर दिखावा करने के बजाय आप दान करिए, बच्चों को जो है थोड़ा सा किसी का भविष्य बनाइए, ये पुण्य का काम है। तो मुझे विश्वास है आप लोगों को भी कहानी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ मैं, इससे भी और भी अच्छा चैप्टर है आगे, बहुत ही जल्द अगले क्लास में अगला वीडियो लेकर। धन्यवाद। और अंत में कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको वीडियो जल्दी प्राप्त होगा, ठीक है। और चैनल को अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए अपने अपने ग्रुप में। धन्यवाद। खुश रहिए, मन से पढ़िए। चलिए।